हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग भाई? बहुत बढ़िया। और जेई 2023 मेंस पेपर शिफ्ट 1 24 ऑफ जनवरी यानी कि आज के दिन ये पेपर हुआ है बच्चों। और पेपर एवरेज पेपर था। अगर हम बात करें परसेंटेज से 11th और 12th, तो वही लगभग जो रेशो आता है आपका 60 to 40% का रेशो, वही रेशो इस बार भी मेंटेन किया हुआ है। तो बच्चों मैंने जिस तरह से कहा हमेशा कि जब 12th जो बोर्ड होता है आपका वो 60% वेटेज के साथ आता है, वही चीज़ कंटिन्यू हुई है इस बार भी। ठीक है, पेपर एवरेज पेपर है। और जिस बच्चे ने सिलेबस पूरी तरह से अच्छे से किया हुआ है, यानी कि उसको अपना पूरा सिलेबस फिंगर टिप्स पे है, तो दैट मींस उसका पेपर बहुत अच्छा गया है, मुझे मालूम है। और जिस तरह से मैं हमेशा अपनी क्लासरूम में बोलता हूं और बार बार बोलता हूं कि बच्चों स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक तुमको एक ही चीज करनी है, वो है तुम लोगों के फॉर्मूले। क्लियर है? आज भी पूरा पेपर फॉर्मूले पे ही बेस्ड था, है ना। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जरूर थे, बट ओवरऑल पेपर फॉर्मूला बेस्ड था, थ्योरी बेस्ड था। इसका मतलब जिस बच्चे ने पूरा सिलेबस अच्छे तरह से किया हुआ है, वो उसने बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया होगा। बच्चों एक नजर देखते हैं फटाफट से पेपर के क्वेश्चंस के। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज 1000 जूल विद मास 2 किलोग्राम, फाइंड द मोमेंटम। बच्चों बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है क्या? तो रिलेशन क्या होता है मोमेंटम ऑफ काइनेटिक एनर्जी में? हम सब बच्चे जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है वो रूट ऑफ 2 मास ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। क्लियर है? तो बात किसकी थी? बात फॉर्मूले की थी। और हमेशा से मैं क्लास के अंदर ये हमेशा बोलता हुआ आता हूं, बच्चों कुछ मत करो, जस्ट फॉर्मूले को लर्न कर लो। तुम एट द एंड तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा और ये कॉन्फिडेंस यहां वर्क करेगा। सो क्या है आपका ओवरऑल? 2 मास कितना है इसका बच्चों? 2 किलोग्राम। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? दैट इज इक्वल टू 1000। और यूनिट का ध्यान रखना ही हम लोगों को, क्योंकि पहला ही चैप्टर हमारा क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन। तो उसका याद रखना बहुत अच्छे से। फाइंड द मोमेंटम फॉर द पार्टिकल। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा बच्चों? 2 और 2 4, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 4 इंटू, एक जीरो कम है यहां पे, शायद 2 जीरो है, तो दैट इज इक्वल टू 40,000। तो 40,000 हो गया तो बच्चों कितना हो जाएगा? ये सीधा सीधा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 200। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास फर्स्ट 200 किलोग्राम मीटर per second. So this is very simple question. You can see by formula simple. Question number next है, a particle is projected vertically upwards, reaches 136 meter high. What will be the maximum range for the particle projected with the same speed? अच्छा देखो बच्चों, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है क्या? तो यहां पर हम लोगों को इस तरह से बोला गया है, आपने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, तो फिर फॉर्मूला आ गया है सिंपल। आपको ये मालूम होना चाहिए, मोशन वर्टिकली है तो क्या यूज करना है? दैट एच मैक्सिमम इज इक्वल टू व्हाट? यू स्क्वायर बाय 2g। क्या यूज करना है? अरे यार हाँ ना बोलो यार, तुमको ये क्लियरली बोला है 1D मोशन है, क्या सोचना है? ऊपर फेंका, फेंक दो, यू स्क्वायर बाई 2g। तो एच मैक्सिमम कितना दिया है हम लोगों को? यहां से देखो, यू स्क्वायर बाई 2g 136 इंटू ऑफ 2g। जी हमें नहीं बोला है तो हम 10 ही ले लेते हैं भाई, 2 इंटू 10 एंड दैट इज रूट, और ये आ गया हमारे पास यू स्क्वायर। क्या आ गया बच्चों? यू स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं आपके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन पर, तो प्रोजेक्टाइल मोशन तो बहुत ही आसान है। क्या पूछ रहा है वो? मैक्सिमम द पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, मैक्सिमम रेंज। बच्चों क्या मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे आती है, तो क्या वही फॉर्मूले फिर यूज हो रहे हैं? बस थ्योरी अच्छे से कवर होना चाहिए। तो क्या आ गया? रेंज इज इक्वल टू व्हाट? मैक्सिमम रेंज। बच्चों क्या सबको मालूम है मैक्सिमम रेंज कितनी होती है? यू स्क्वायर बाई जी। और देख यहां से यू स्क्वायर बाई जी कितना होगा? यू स्क्वायर बाई जी जो होगा वो आपका 2h मैक्स होगा। कितना होगा बच्चों? 2x मैक्स। बस सीधा सीधा इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पास क्या आ जाएगा? 136 इंटू 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? आई थिंक 272। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। Question number 3. Given system is performing the SHM with the time period of t equal to pi by root x. Find the value of x. फिर बच्चों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में आप क्या इक्विवेलेंट ढूंढते हैं? आपको मालूम है, जब मैंने बताया थे बच्चों, जब भी इस तरह के क्वेश्चन को करोगे आप सीधा लिखोगे t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई ऑफ k इक्विवेलेंट। यार हाँ ना बोलो यार, क्या ये बताया है कि फॉर्मूला जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा? कैसे पहचानेंगे सर पैरेलल कॉम्बिनेशन की स्प्रिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन है? कि अगर मैं स्प्रिंग को डिस्प्लेस करता हूं, क्या करता हूं बच्चों? स्प्रिंग को डिस्प्लेस करता हूं। अगर मैंने स्प्रिंग को डिस्प्लेस किया तो जितना डिस्प्लेसमेंट एक्स में आएगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर हमको कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इट्स अ व्हाट? डू एंड डाई सिचुएशन। जस्ट वी हैव टू क्लिक द फॉर्मूला, वी हैव टू पुट द फॉर्मूला, वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर। यही गेम चलना चाहिए बच्चों एग्जाम के अंदर। तो अगर मैं बोलूं आपसे तो ये हो गया सीधा सीधा 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k इक्विवेलेंट। और m कितना है बच्चा लोग? 2। और k इक्विवेलेंट कितना है आप बोलो? k इक्विवेलेंट क्या सीधा सीधा बोलते हैं k1 प्लस k2, क्योंकि ये तो याद करना था यार, ये तो याद करना, वहां डेराइव थोड़ी करना है मुझे बैठ के एग्जाम के अंदर। सो इट इज व्हाट? k1 प्लस
K2 और K1 कितना है, वो भी K, K2 भी K, तो क्या ये 2K हो गया बच्चा लोग। तो इससे ये चला गया पूरा पूरा, क्लियर है क्या। तो कितना बचा ये 2 पाई रूट ऑफ K नीचे, ओके K कितना है आपका 20, तो ये हो गया 2 पाई एंड दैट इज डिवाइडेड बाई ऑफ 20 है ना आपके पास, तो 20 है तो कितना हो जाएगा ये 40, दैट इज 40, ठीक है 40, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहां से, इट इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2 इंटू रूट 10, तो x का वैल्यू कितना आ गया चलो 10, समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, आगे देखो, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ एंड स्ट्रिंग मासलेस। फिर एक बिल्कुल बेसिक थीम का क्वेश्चन, क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, हमने बोला अटूड मशीन का कॉन्सेप्ट यूज करना बच्चों, जब भी एक पुली दिखे क्वेश्चन के अंदर, कितनी पुली देखे, क्या एक ही पुली दिख रही है, एक पुली 2 ब्लॉक सिस्टम, सीधा लगाओ, नेट एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द नेट पुलिंग फोर्स एफ नेट, या आप सीधा लिख सकते हो पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स, क्या लिख सकते हो बच्चा लोग, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय ऑफ व्हाट, मास ऑफ सिस्टम, तो कितना हो जाएगा बच्चों। अब देखना, इस पे लग रहा है और इस पे लग रहा है, तुमको इतना कोई टेंशन वाली जरूरत नहीं है, सीधा बोल दो सर 4g sin 30 इधर लग रहा है और g sin 60 इधर लग रहा है, ठीक है, तो 4g sin 60 माइनस ऑफ g sin 30, सॉरी 4g sin 30 minus sin 60 and that divide by of mass of system, that is what, nothing but that 4 plus 1 5, so it would be equal to what, 4 into of g into of 1 by 2 minus of root 3 by 2 into g and whole divided by 5, तो कितना हो गया, ढंग से देखो, 2 और 2 5 और 10 होगी क्या, 2 नीचे आके 10 ने g को मार दिया, तो क्या बचा बच्चों लोग यहां पर पूरा 4 माइनस ऑफ रूट 3 एंड दैट इज नथिंग बट द मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट ये तो हमारा क्या है, एक्सेलरेशन आया। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना टेंशन, तो किसी भी एक ब्लॉक को पकड़ लो, है ना, हम मान लेते हैं इसको पकड़ लेते हैं, तो टेंशन चलाएगी इसको, और अगर टेंशन चलाएगी तो t माइनस ऑफ g sin 60 इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी 4 माइनस रूट 3, क्योंकि उसका मास तो कितना है 1, तो कितना हो गया ये g sin 60, ये हो गया आपका माइनस का 5 रूट 3 और दैट इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 3, तो क्या बच्चा लोग t इज इक्वल टू जो आ गया आपके पास, वो आ गया 4 माइनस ऑफ दैट इज इक्वल टू 6 रूट 3, क्लियर है क्या, कुछ गड़बड़ की अपन ने, अपन को निकालना टेंशन ना, स्मूथ एंड द स्ट्रिंग इज मासलेस, तो अपन ने ए सिस्टम निकाल लिया, कितना आया 4g sin 30 माइनस ऑफ g sin 60, ठीक है, और डिवाइड बाई योर 4 प्लस 5, तो कितना हो गया ये आपका आ गया 4g रूट 3g बाई 2 10, और 10 से ये g चला गया तो 4 माइनस रूट 3 आ गया, अब ये हो गया आपका 4 माइनस रूट 3, तो टेंशन चलाएगा उसको और एक्सेलरेशन ए से ही ऊपर जाएगा, तो t माइनस mg sin 60 इज इक्वल टू व्हाट m इंटू ए, और sin 60 कितना हो गया बच्चों लोग g रूट 3 बाई 2, तो ये हो गया 5 रूट 3, तो उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का होगा, अच्छा तो प्लस का करना है अपन को ना, तो प्लस में से यानी कि एक जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, यहां पे बचेगा आपके पास 5 में से एक जाएगा 4 बचेगा ना, बस थोड़ा सिली मिस्टेक कर गए अपन, हाँ सिली मिस्टेक कर गए, कोई बात नहीं, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 4 रूट 3, तो कितना हो गया बच्चों 4 बाहर ले लो, दैट इज इक्वल टू व्हाट 1 माइनस रूट 3, है ना 1 माइनस रूट 3, तो इसका मतलब हमने जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन की ली वो तो सही आई, तो टेंशन जो लगेगी इस पे कितनी लगेगी आपके पास, ये अपना आ गया 4, इधर गया तो प्लस का हुआ ना बच्चों, ये प्लस का हुआ ना, प्लस का, तो 4 1 प्लस रूट 3 इसका सही आंसर है, यानी कि फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, हाँ फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सॉलिड स्फीयर ऑफ अबाउट द एक्सिस ऑफ PQ is root x r by 5 where the r is the radius of the sphere, find the value of x। फिर बच्चों वही एक बेसिक क्वेश्चन किसका, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है सर, ये स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन, हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन इज अ हाइपोथेटिकल रेडियस whose square multiplication with the mass gives you the moment of inertia exactly about that axis। So we want to find that radius of gyration about the PQ। So first of all we have to find out the moment of inertia about that PQ। So what is the moment of inertia about that PQ? PQ is the other than the center of mass बच्चा लोग, तो other than the center of mass को कैसे यूज करते हैं, ICOM प्लस
m इंटू डी स्क्वायर। ये d क्या होती है? दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। तो दो पैरेलल एक्सिस होगी, एक तो आपको आईसीएम ड्रॉ करना है जो कि पैरेलल होगी किसके? गिवन एक्सिस के। और ढंग से देखो, ये कितना है आपके पास 10 जो कि 2r के बराबर मान सकता हूं मैं, और ये कितना है? r। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा? i ऑफ पी क्यू, आई पी क्यू इज नथिंग बट द 2/5 ऑफ एम आर स्क्वायर प्लस m इंटू 2r का होल स्क्वायर इंटू 2r का होल स्क्वायर, यही होगा। तो जहां से अगर देखें अपन बच्चों, तो ये हो गया 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 22/5 ऑफ m इंटू आर स्क्वायर, 5 4 जा 20, 22 एम आर स्क्वायर। और ये क्या है? m के स्क्वायर ही तो है, यही तो बेसिक डेफिनेशन है। तो m से m गया, तो यहां से k जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 22/5 इंटू ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अपन को स्मार्टली देखना है कि अपन को किस फॉर्म में पूछा है, रूट एक्स इंटू आर बाई 5। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में जो चीज अच्छी है आई थिंक वो यही अच्छी है कि उसको मैनिपुलेट करके पूछ रहा है, अदरवाइज तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं दूर दूर तक। क्लियर है क्या बच्चों? दूर दूर तक क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस यहीं पर मैनिपुलेट करना है। और मेरे हिसाब से क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो वही यही लगा होगा। तो कितना हो जाएगा? इसको मुझे कैलकुलेट करना है, ये के स्क्वायर है, तो कितना हो गया? 22/5 का रूट इंटू आर, मुझे 5 बाहर निकालना है। तो क्या मैं 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों? तो कितना बन जाएगा ये? रूट 110 इंटू आर बाई 5। अब इसका मतलब x कितना हो गया आपके पास? तो x का वैल्यू यहां लिख सकता हूं मैं, इट इज 110। सो दैट इज योर आंसर। आगे बढ़े। अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इफ द इक्वेशन ऑफ द वेव इज गिवन बाय द y इक्वल टू 0.05 sin 2x minus 40, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव। क्या आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन। वेव वेलोसिटी निकालना है बच्चों। क्या हमें पता है वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव? वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव जो होती है, प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है वो? इट इज द कोफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइड बाय योर कोफिशिएंट ऑफ x। सो 4/2, so that will be equal to what? 2. So answer is second. Very simple question. बस सिंपल सी चीजें याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, in a hydrogen atom first we have wavelength of Paschen series and that is your 720 nanometer. Find out the second line of the wavelength of the same series. तो बच्चों हमें पता है कि पाश्चन है तो लाइमन बामर पाश्चन, तो n1 कितना हो गया? 3, और n2 किसकी बात करी? फर्स्ट लाइन, तो n2 बच्चा लोग कितना? 4, और इसका लैम्डा कितना दे दिया आपको? दैट इज लैम्डा ऑफ वन सीरीज दैट इज 720। ठीक है, और n2 यहां पे कितना हो जाएगा बच्चा लोग? n1 तो अभी भी वही रहेगा क्योंकि सेम सीरीज की बात कर रहा है, तो n1 तो अभी भी 3 है और n2 कितना है? क्या n2 बच्चों आपको दिख रहा है आराम से? थर्ड लाइन। फाइंड आउट सेकेंड लाइन। फर्स्ट लाइन ये है, तो क्या बच्चों सेकेंड लाइन के लिए 5 लिखना पड़ेगा? ठीक है क्या? और आपको पता है 1/λ इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 ऑफ n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। क्या मैंने कुछ किया? क्या किसी स्टूडेंट को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। लेकिन बच्चों स्टार्टिंग से ही मेहनत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एट द एंड ऑफ द एग्जाम और फ्रॉम द 2 3 4 मंथ बिफोर द एग्जाम यू स्टार्टेड टू लर्न योर फॉर्मूलाज। It is too late. You have to start your learning formula from day one when you start your preparation. So be careful about that. Every time I told you. So what about this? 1/λ is equal to, अब तो कुछ नहीं करना यार, अब तो डिवाइड कर लेना है यार, बस सिंपल। 1/λ 1/1/2 is equal to rz स्क्वायर 1/n1 कितना है? 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर एंड डिवाइड बाई ऑफ n1 कितना है यहां पर? वो तो वापस वही है। n2 कितना है? 1/5 का स्क्वायर। तो दैट इज योर λ2 अपॉन ऑफ λ1 इज नथिंग बट द 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई ऑफ दैट इज ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई ऑफ 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। बच्चा लोग 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां से कितना आएगा? तो ये हो जाएगा आपका 40 16 माइनस ऑफ 9, क्या ये 7 होगा? ये 16 होगा एंड होल डिवाइडेड बाई ऑफ ये 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 है ना। 25 माइनस 9 कितना होगा? जल्दी बोलो। 25 माइनस 9 क्या ये 18 हो जाएगा? है ना। 25 माइनस 9 18 एंड डिवाइड बाई ऑफ 25। क्लियर है? और कुछ बच रहा क्या? नहीं, कुछ नहीं बच रहा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों लोग, तो ये हो गया λ2 अपॉन ऑफ λ1 इज इक्वल टू 7/16 इंटू 25 बाई ऑफ 18।
तो लैम्डा 2 कितना हो गया, इसको इधर ले जाओ, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 7 to 0. तो दैट विल कैंसिल आउट विद दी 4 टाइम, 18 4 जा 72 40, फिर 4 से ही कट जाएगा कितनी बार, दैट इज योर 10 टाइम्स, एंड दिस विल बी कट बाय दी 4 टाइम्स. सो दिस विल बी योर 2.5, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई ऑल दिस यू विल गेट द आंसर ऑफ 70.31 न्यूटन. तो इस क्वेश्चन में क्या था, थोड़ी कैलकुलेशन थी. कैलकुलेशन ही तो होती है मॉडर्न के अंदर. और होता क्या है मॉडर्न में बच्चों, मैंने आपको हमेशा बोला है बच्चों थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दो. कैलकुलेशन जितनी तेज होगी उतना मजा आएगा. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन, फिगर शोज द करंट कैरिंग कॉइल ऑफ द रेडियस ऑफ आर, फाइंड द सेंटर ऑफ बी एक्सिस एट आर इज इक्वल टू कैपिटल. क्या बच्चों मैंने क्लासरूम में सीधा फॉर्मूला लिखा है, याद है कैसा बच्चों को? सर बिल्कुल याद है. बी एक्सिस इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. क्या सब बच्चों को मैंने इस पे 3-4 फॉर्म बताई थी, याद है क्या? 3-4 फॉर्म है ना. जब x बहुत छोटा हो तो कैसे लिखना है, जब ये बता दिया गया हो बी एक्सिस d0 बाई n है तो कैसे सॉल्व करोगे, सब बताया था. तो बच्चों यहां से हो गया बी एक्सिस इक्वल टू, बस क्या करना है, x बराबर r पुट करना है. सो बी एक्सिस ओवर बी नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन x बराबर r है. x बराबर क्या है, r. x बराबर r है भैया. एक्सिस तो पूछ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? डायग्राम थोड़ा सही नहीं बन रहा है. एक्सिस पे पूछ रहा है यहां पर. ये x बराबर क्या है आपका, r. यहां पूछ रहा है हमसे. तो क्या बच्चों x बराबर r लिखते ही ये हो जाएगा 1 + 1 2, और इसकी पावर 3/2 होता है क्या? हाँ सर. तो ये हो गया 3/2. सो राइट आंसर क्या होगा इसका, 2 की पावर 3/2 क्या होगा बच्चों लोग? तो ये हो जाएगा सर 1/2√2. लेकिन पूछा है हमसे बी सेंटर अपॉन ऑफ बी एक्सिस, तो क्या बच्चा लोग ये हो जाएगा 2√2. तो मेरा क्या सही आंसर आना चाहिए 2√2. बिल्कुल सही बात. तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसके पास बच्चों, दैट इज योर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. सिंपल क्वेश्चन. आगे बढ़ते. 2 चार्जेस बच्चों, सिंपल क्वेश्चन और क्लासरूम का क्वेश्चन क्या है. 2 charges Q1 and Q2 are placed in the dielectric medium at K at a separation of D. Resultant force on any charge is F naught. If both are placed in air, then what should be the separation between them? मैंने आपको बिल्कुल थ्योरी के अंदर समझाया था. अगर मालूम हो K air Q1 Q2 upon R square, that is of air, and in medium that is equal to K medium into Q1 upon Q2 upon R square. And we know the K medium is nothing but that K air and divide by of F length R, which is K capital K here in the question, and Q1 upon Q2 upon R. तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं? हाँ ना बोलो, क्या मैं ऐसा लिख दूं? मैंने क्लास में बताया था बच्चों व्हाट इज द बेसिक रीजन. एक्चुअल रीजन क्या है? एक्चुअल रीजन क्या है कि फोर्स जो है वो घट जाता है. हम इफेक्टिव डिस्टेंस को कम मानते हैं, और इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी होती है, √k टाइम्स ऑफ r. तो बच्चों सीधा आंसर आ जाएगा क्या, √k टाइम्स ऑफ r. हाँ ना बोलो, ये इफेक्टिव डिस्टेंस होगी, मतलब यही फोर्स इसके बराबर हो जाएगा. F मीडियम इज इक्वल टू F एयर अपॉन इनटू ऑफ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका K एयर, दैट इज योर K एयर Q1 Q2 अपॉन रूट ऑफ K टाइम्स ऑफ R का होल स्क्वायर. क्या दोनों फोर्स इक्वेट हो गए? हाँ. तो यही तो मैंने बताया था कि भैया अगर हम ये माने कि क्या रीजन था कि किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी डायलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर आपका फोर्स घट गया तो उनकी इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ जाती थी. उसी का इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे. तो राइट आंसर क्या है, दैट इज इक्वल टू d√k. समझे? आगे बढ़ जाते हैं. इफ अ मैग्नेटिक फोर्स on the 10 centimeter portion of the one wire is F1, now the distance is halved and the current gets double, then the force of the same portion is xF1, then find the value of x. तो क्या बच्चों ये पूछ रहा है कि अगर ऐसा कर दे तो कितने टाइम्स फोर्स बढ़ जाएगा? हाँ सर यही पूछ रहा है. तो क्या बच्चों अगर आप कॉन्सेप्ट देखोगे, क्या ये फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स है, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स, क्या यही कॉन्सेप्ट है? क्या इसका फॉर्मूला सबको बताया था? क्या μ0 I1 I2 अपॉन 2πd इंटू दी गई लेंथ L मल्टीप्लाई करते हैं? क्या ये फोर्स हो गया उस लेंथ का जिस पे हमसे पूछा जा रहा है? बिल्कुल सर. तो क्या बच्चों अगर आप देखो यहां से लेंथ तो सेम है, तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और बेसिकली दोनों करंट सेम है. तो क्या ये इस तरह की प्रोपोर्शनलिटी दिखा रहा है? क्या सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है? क्लियर है क्या? चलो, तो आई को क्या कर दिया, डबल कर दिया, डिस्टेंस हाफ कर दी. करंट को डबल कर दिया, डिस्टेंस हाफ कर दी. तो क्या बच्चों, क्या करंट को अगर आप डबल कर दो तो ये हो गया 2I फोर्स, और ये हो गया डिस्टेंस बाय 2. तो क्या नया फोर्स जो होगा वो 8 टाइम्स हो जाएगा पुराने फोर्स के? बिल्कुल. सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी,
8। आगे बढ़े क्या? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 10 by pi root pi centimeters placed in a uniform time varying magnetic field with field being perpendicular to the plane of the loop. If the field decreases from 0.5 Tesla to 0 in 0.5 second, then the induced EMF in the loop at 0.25 second. तो क्या बच्चों अगर आप ढंग से देखोगे तो क्या ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड फेराडे साहब का क्वेश्चन है? याद है फेराडे लेंज फेराडे लेंज का एक किनारा रोकना काम है हमारा, लेंज का एक किनारा रोकना काम है हमारा। बट है किस पे क्वेश्चन? फेराडे के नियम में। ओहो फेराडे साहब तो सिंपल बोलते हैं भैया हम तो डेल फाई बाई डेल टी हैं और फाई क्या है? फ्लक्स, ठीक है क्या? तो एरिया इंटू डेल बी बाई डेल टी। अब क्योंकि एवरेज पूछ रहे हैं 0.5 सेकंड में हुआ तो क्या 0.5 से 0 कितने में हुआ? 0.5। तो 0.5 से 0.25 सेकंड में होगा। तो चाहे 0.5 के लिए निकालो, सेकंड के लिए निकालो, 0.25 सेकंड के लिए निकालो, कंफ्यूजिंग होने वाली कोई बात नहीं है। तो ए कितना हो गया? पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है बच्चों? 10 बाई रूट पाई का होल स्क्वायर इंटू ऑफ डेल बी बाई डेल टी। डेल बी बाई डी टी कितना हो गया? चेंज हो गया 0.5 कितने टाइम में? 0 पॉइंट के अंदर। क्लियर है? अच्छा ध्यान रखना सेंटीमीटर है तो क्या इसको 10 पावर माइनस 4 लिख लेना चाहिए मेरे को? बिल्कुल क्लियर है, ऐसा यूनिट। तो ये हो गया पाई से पाई कट गया, ये हो गया 100 इंटू 10 का पावर माइनस 4 इंटू ऑफ 1। तो बच्चों ये हो गया 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 0.5 से 0.5 गया 10 पावर माइनस 2 और इसको लिख सकता हूं 10 मिली वोल्ट। तो क्या बच्चों राइट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा? सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट 1, व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर to water then Brewster angle is theta b. Then if a light is incident from water to the air then Brewster, अरे यार क्या डिट्टो क्वेश्चन पूछा भाई, क्या ये क्लासरूम में समझाया था? अभी तो देखो क्या लाइट अपने पाथ की रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस रखती है बच्चा लोग? क्लियर है क्या? अगर लाइट ऐसे आ रही है तो क्या होगा? इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड दैट एंगल बिकम्स 90। तो अगर ये एंगल आई है और ये एंगल भी आई है तो ये एंगल क्या हो गया आपका? आर हो गया, ठीक है? अगर ये एंगल आर हो गया तो इसका रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस क्या होगा? अगर लाइट ऐसे आएगी तो सिचुएशन क्या ये बन जाएगी, ठीक है क्या? और वो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या इस तरफ आएगी, क्या वो एंगल 90 होगा? तो ये आर कितना है? अगर ये ब्रेविस्टर लो आई है जिसे हम थीटा बी बोल रहे हैं, ठीक है, ये पाई बाई 2 माइनस है, तो आर कितना हो जाएगा बच्चों? क्या आपको पता है? आई प्लस 90 प्लस आर, आई प्लस 90 प्लस आर किसके बराबर है बच्चा लोग? क्या ये आपका 180 डिग्री है? क्लियर है? तो यहां पर क्या आर निकालना है, तो आर कितना हो गया? पाई बाई 2 माइनस थीटा बी, क्योंकि आई ही तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है और वो क्या है? ब्रेविस्टर एंगल। ब्रेविस्टर एंगल क्या होता है? अगर लाइट किसी इंटरफेस पे इस एंगल पे गिरे कि उसकी इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बिकम्स परपेंडिकुलर, इन विच द रिफ्लेक्टेड बिकम्स व्हाट? परफेक्टली पोलराइज्ड, then in that situation we show that situation I is equal to what? थीटा बी। और बच्चों जब अपन कैलकुलेट करेंगे, मान लो ये 1 है ये म्यू है, तो स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे अपन? tan I is equal to what? म्यू इंटू tan ऑफ r, और tan r क्या है? पाई बाई 2 माइनस थीटा बी। तो tan I कितना हो गया? इट इज इक्वल टू म्यू इंटू ऑफ, ये क्या बन गया आपका? दैट विल बी इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस I। क्लियर है? या इसको साइन में लिख लो बच्चों। अगर हम छोटे एंगल की बात ना करें तो हम इसको साइन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें tan की फॉर्म में आंसर लेके आना है। तो क्या बचेगा? ये क्या बनेगा यहां से? अगर हम इसको देखें तो ये बना साइन आई म्यू 1, यानी कि 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू ऑफ साइन ऑफ आर। तो ये हो गया साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन पाई बाई 2 माइनस आर, क्या कोस आर बन जाएगा? तो क्या बच्चों यहां से मैं लिख सकता हूं दैट यो tan r, आई मीन से tan I इज इक्वल टू वोट म्यू, और आई तो आपका ब्रेविस्टर है, तो tan थीटा ब्रेविस्टर इज इक्वल टू वॉट? म्यू। तो ब्रेविस्टर इज इक्वल टू वॉट? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। तो क्या ये सही है? ये सही है। क्या हमारे पास दोनों सही है? तो और क्लेरिफिकेशन भी है। तो क्या बच्चों हमारा आंसर फर्स्ट जाएगा? बिल्कुल। तो बच्चों देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला। अ सिलेंडर हैज ए इनर रेडियस 2 mm एंड आउटर रेडियस ऑफ 4 mm. The resistivity of its material is 2.5 10 power minus 5 ohm.
and its length is 3.14 meter. Given, find out the resistance between the two ends. बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको मालूम हो तो हम पहले तो इसका डिजाइन कर लें, क्योंकि ये हमें अच्छे तरह से समझ में आना चाहिए कि किसके अक्रॉस पूछा गया है, ठीक है क्या? तो अगर अपन देखें तो किसके अक्रॉस पूछा गया, आप देखो कि आपने जो एक हॉलो सिलेंडर ले रखा है और मटेरियल जो भरा हुआ है आपने वो यहां भरा हुआ है, ये मटेरियल है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से मटेरियल भरा हुआ है और आपको किसके अक्रॉस निकालना है। देखो बच्चों, अगर इसके अक्रॉस अपन ने क्लासरूम में डिस्कस किया था, याद है क्या? अपन ने जब निकाला था इसके अक्रॉस क्लासरूम में क्या था और इसके अक्रॉस भी क्लासरूम में ही किया था, अगर आपको मालूम हो तो। पूछा किसके अक्रॉस गया है, इसके अक्रॉस, ठीक है। तो मैंने बताया था ये जनता वाला क्वेश्चन होगा बच्चों, ये एनआईडी वाला अच्छा क्वेश्चन होगा, ये भी समझाया था आप लोगों को। तो किसके अक्रॉस पूछा गया है, इसके अक्रॉस। अगर मैं इसके अक्रॉस जाता हूं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रहेगा। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रहेगा तो क्या ये लिखा जा सकता है पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है क्या? क्यों? क्योंकि अगर आप ढंग से देखो, अगर मैं फ्रंट व्यू देखूं इसका, तो फ्रंट व्यू में मुझे क्या दिखेगा, मुझे इस तरह का शेप दिखेगा। क्लियर है? तो सारा मटेरियल कहां भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है, तो मैं लूंगा क्या, ये ए और ये बी, तो पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर क्या इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। क्या लेंथ इसकी टोटल एल है, तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब देखो रो कितना दिया है, 2.4 इंटू 10 का पावर माइनस 4, एल कितना है लेंथ इसका 3.14 मीटर, 3.14 मीटर डिवाइड बाई ऑफ पाई इंटू ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आउटर रेडियस कितना है 4 और इनर रेडियस कितना है 2, तो ये हो गया 16 माइनस 4 और 10 का पावर माइनस 6, क्योंकि मिलीमीटर है। इस पाई से पाई जाएगा, इससे ये पूरा कितनी बार चला जाएगा, 24 टाइम्स चला जाएगा। नीचे कितना बचेगा बच्चों 12, तो क्या आ जाएगा यहां से सीधा सीधा आंसर हमारा 2 ओम। समझ में आया कि बच्चों सब लोग कोई गलती नहीं की अपन ने, देखो आराम से नीचे 12 12 में से 2 24, पाई से पाई गया 10 पावर, राइट, ओके। तो इसका आंसर कितना हो गया अपना बच्चों 2 ओम। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ इज 18 न्यूटन, फाइंड आउट इट्स वेट at height of 3200 किलोमीटर from the earth of the surface। अगेन बच्चों फॉर्मुलेटिक क्वेश्चन है, केवल फॉर्मुले पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या फॉर्मूला यूज होगा सर यहां पर, तो क्या तुम्हें पता है द वेरिएशन इन द g ड्यू टू द हाइट क्या होता है बच्चों, g1 प्लस h अपॉन r। क्या यहीं से क्वेश्चन शुरू करना है, क्योंकि h छोटा नहीं है, ये क्वेश्चन में ये नहीं यूज करना। ये कब यूज करना था फॉर्मूला, ये यूज करना था जब हाइट आर के कंपेयर में बहुत छोटी दी जाए, तब यूज करना था। यहां तो हाइट किसके बराबर हो गई, r/2, क्योंकि हम सबको मालूम है जो r होता है वो 6400 km होता है। क्या सबको बच्चों को मालूम है ये? बिल्कुल सर। तो हमें दिया गया है 3200, इसका मतलब h इज इक्वल टू कितना है r/2, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल बच्चों, यही लड़ाई है बस, और कुछ नहीं है। फॉर्मूले को अच्छे से फ्रेम करना, ठीक है, अच्छा फ्रेम कर लो, ये फॉर्म लगेगा। तो जी डैश कितना हो गया यहां पर, g डिवाइड बाई ऑफ h इज इक्वल टू द r/2। तो क्या बच्चों ये r/2 हो गया, ये 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, राइट। तो ये हो गया आपका 4g/9, 4g/9। तो ये हो गया आपका g डैश, तो mg डैश कितना हो गया, तो ये हो गया 4mg/9, और ये तो वेट दिया है आपका, कितना दिया है वेट 18 न्यूटन। तो ये आपको दिया 18 न्यूटन, तो 4/9 इंटू 18, क्या बच्चों इससे कटेगा, क्या ये 8 आएगा। तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, आप देखो जेई मेंस पेपर के अंदर ऐसा नहीं है कि हम बहुत रॉकेट साइंस बहुत खतरनाक वाले क्वेश्चंस को या बहुत मोटे मोटे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, हम बिल्कुल फॉर्मुलेटिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम लाइन 1, फ्रॉम डे 1। मैंने आपको यही बोला है बच्चों कि आपको क्या करना है, फॉर्मूले पे ढंग से मतलब ऐसा फॉर्मूला लर्न कर लेना है कि रात में 2 बजे भी मुझे पूछे ना पता इसका फॉर्मूला क्या है, तो उठा के बोल दूंगा ये फॉर्मूला है, मुझे सोने दे। क्लियर है क्या? वही चीज आना चाहिए हम लोगों को, ये रग रग में हमारे बस जाना चाहिए फॉर्मूले। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखो, फिर सेम डिट्टो क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक से चलते हैं हाई लेवल पे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट इन द i4 एंड i5। अब देखो i4 कहां है, अगर आप देखोगे तो आपको i4 कहां दिख रही है बच्चों, क्या सबको करंट नजर आ रही है i4 ये वाली करंट है और i5 ये वाली करंट है। क्लियर? अच्छा आते हैं जल्दी से, 2 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, क्या एक, क्या मैं बताया था जब भी इस तरह क्वेश्चन आप सीधा क्या करो, एक सीरीज सर्किट में कन्वर्ट कर लो। सीरीज सर्किट क्या होगा, 2 और 2 4, 3, 5 और 20, 5 20 बच्चा लोग 5 20, क्या 4 हो गया, यस 5 20 4 हो गया, 4। आगे बढ़ जाओ, 1 आगे बढ़ जाओ, अरे बढ़ते रहो आगे, रुकना नहीं है। कितना हो जाएगा ये 3 ओम, यहां पे 3 ओम है। अब बोलो
कितना है 4 और 3, 4 3 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 ओम। क्या बच्चों 15 ओम का आपके पास आ गया और यहां पे 24 वोल्ट बैटरी लगी, कोई गलती नहीं की रही। 2 और 2 1, 3 4 4 8 9 3 12, गलती कर गए थे, है ना। चलो कोई नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी गलतियां नहीं होती, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती है। तो क्या हो गया, ये 12 ओम हो गया। 12 ओम हो गया तो बच्चों क्या 2 एम्पियर का करंट चला, हाँ ना, बोलते जाओ यार। 2 एम्पियर करंट, क्या इसमें 1 एम्पियर जाएगा, चलो उसको जाने की छोड़ो। क्या यहाँ 2 एम्पियर आएगा, हाँ। अब क्या यहाँ पर आप इधर देखो, क्या ये 4 था, हाँ सर ये 4, तो क्या ये 8 वोल्ट हो जाएगा, हाँ ना, ये तो 2 एम्पियर करंट है ना, तो इसमें तो 8 वोल्ट हो जाएगा। अगर इसमें 8 वोल्ट हो जाएगा तो क्या ये 8 वोल्ट यहाँ जाएगा, क्या ये 8 वोल्ट यहाँ जाएगा, क्या अगर 8 यहाँ जाएगा तो इसमें करंट क्या 8/5 होगी, इसमें करंट क्या 8/4 होगी। क्लियर है क्या, इसमें करंट कितनी होगी 8/5, और इसमें करंट कितनी होगी, क्योंकि इसके अक्रॉस भी कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा 8 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी कितना होगा बच्चों 8/20, सॉरी 8/4 नहीं 8/20, इसके अक्रॉस हो गया 8/20। तो एक में करंट आई 8/5 और एक में करंट आ गई 8/20। 8/20 को हम लिख सकते हैं 2/5, तो 8/5 2/5, क्या सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल भैया, ऐसे जैसी मेरी स्पीड है ना वैसे आपकी भी स्पीड होना चाहिए, हो ये तभी होगा जब आप अच्छे से फॉर्मूले को खतरनाक तरीके से फॉर्मूले को लर्न करके चलेंगे। पूरे साल भर की मेहनत है, पूरे साल भर की मेहनत है बच्चों फॉर्मूलों के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1, फोटोडायोड द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज मेजर्ड बाय द रिवर्स बायसिंग। बच्चों प्योर कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस कराया हुआ, क्या आपको ये बताया था फोटोडायोड क्या होता है, हाँ, जो किसको मेजर करता है, जो करंट को डिटेक्ट करता है। ये एप्लीकेशन है क्या पीएन जंक्शन की, हाँ सर ये एप्लीकेशन है पीएन जंक्शन। क्या हमें पीएन जंक्शन बनाना आता है, यस सर हमें पीएन जंक्शन बनाना आता है। इधर क्या नेगेटिव आयंस होते हैं, हाँ, और इधर क्या पॉजिटिव आयंस होते हैं, हाँ। क्या यहाँ पर एक 0.7 वोल्ट एक पोटेंशियल बैरियर आ जाता है, किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, बिल्कुल सही बात सर। फिर हम एक रिवर्स बायस लगाते हैं, मान लो हमने एक रिवर्स बायस लगा दिया, कितने का 3 वोल्ट का, तो होगा क्या, ये बैरियर वोल्टेज भी बच्चों 3 वोल्ट का हो जाएगा। बैरियर वोल्टेज कितना हो जाएगा 3 वोल्ट का हो जाएगा। अगर बैरियर वोल्टेज भी 3 वोल्ट का हो गया तो इसका मतलब सैचुरेशन हो गया, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ऊपर भी 3 वोल्ट और नीचे भी 3 वोल्ट। क्लियर है क्या, इससे पहले करंट फ्लो हो रहा था, इससे पहले करंट फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहे थे और इधर से इलेक्ट्रॉन ऐसे, जब तक कि इसकी डिप्लेशन लेयर नहीं बढ़ गई, जब तक कि ये 0.7 वोल्ट से 3 वोल्ट नहीं हो गया, तब तक करंट बहती रहेगी, जिसे हम ट्रांजिस्ट करंट बोलते हैं। सारी चीज सिखाई थी क्लासरूम के अंदर। अब जब ये 3 वोल्ट पे आ गया बच्चों, तो क्या अब कोई करंट फ्लो नहीं होगी, नहीं नहीं सर अब कोई करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पर कोई लाइट गिरे, यहाँ पर लाइट गिरे, तो लाइट में कौन होते हैं, फोटोन। फोटोन में क्या होती है, एनर्जी, और एनर्जी जब इस जंक्शन पे गिरती है तो जंक्शन पे जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो एक आयन तो है, लेकिन वो इमोबाइल आयन है, दे हैविंग द कोवेलेंट बॉन्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या वो इलेक्ट्रॉन्स के कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़कर कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, आजाद कर देंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन भागेंगे। क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेंगे, क्या करंट ऐसे फ्लो होगी। मान लो तुमने एक बल्ब यहां लगा दिया, तो क्या ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, जो इस बात का इंडिकेट करेगा कि यहां पर एक इंटेंसिटी आ चुकी है लाइट, यानी कि एक आपकी लाइट आ चुकी है, यानी कि ये लाइट को डिटेक्ट करता है। और किस पे ऑपरेट होता है, रिवर्स बायस पर। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, रिवर्स बायस पर ऑपरेट होता है। और स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉरवर्ड बायस करंट इज मोर देन रिवर्स बायस। अरे ये तो हम सब जानते हैं। अगर हम फॉरवर्ड बायस का ग्राफ बनाते हैं तो क्या ग्राफ बच्चा लोग कुछ इस तरह से आता है, ये मिली एम्पियर में फॉरवर्ड बायस करंट होती है और ये रिवर्स बायस करंट माइक्रो एम्पियर में जाती है। क्या सब बच्चों को मेरी बात समझ में आती है। तो क्या इसका मतलब आई फॉरवर्ड बायस ज्यादा होता है आई रिवर्स बायस से, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, तो ट्रू ट्रू टी टी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। A force of 250 Newton. A force of 250 Newton is applied on the wire as shown.
young modulus is given as a 6.2 10 power 10 and area is given as 6.25 into 10 power minus 4. Find the extension in wire. अरे यार क्लास कर दो, मैंने क्या बोला था बच्चों, जब भी हमारे पास कोई भी इलास्टिक वायर आ जाए उसको मान लो स्प्रिंग, क्या मान लो, स्प्रिंग मान लो बच्चा लोग। हाँ सर आपने बताया था, और स्प्रिंग है तो उसको लिख दो F बराबर K इंटू एक्स, और K क्या होता है, अरे सर ये तो वाई ए बाई एल होता है, जो आपने बहुत अच्छे से रटवाया था हम लोगों को। क्लियर है बात, सारी कहानी खत्म हो गई। X क्या हो गया, एलोंगनेशन हो गया। F कितना है, कितना दिया है 250, तो 250, Y कितना है 10 की घात 10 इंटू एरिया कितना है 6.25, 6.25 10 की घात माइनस का 4 अनडिवाइडेड बाय L। L कितना है, L लेंथ देखो, लेंथ 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 दिया है क्या, दिया होना चाहिए भैया। एक्सटेंशन इन सेंटीमीटर, a force 250 Newton applied wire as shown the modulus Newton per meter square, area is this, find the extension in spring। बच्चों यहां पर लेंथ आई थिंक 100 मीटर, हाँ यहां दिया है, डायग्राम में दे दिया, चलो कोई बात नहीं, ये हो गया आपके पास, और ये क्या हो गया इंटू एक्स। क्लियर है, तो ये हो गया 25 इंटू 10 पावर ऑफ 3 प्लस 10 पावर ऑफ 4 माइनस 10 पावर ऑफ 10 एंड डिवाइडेड बाई ऑफ 6.25 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, एक्स। राइट है क्या, चलो भाई बहुत बढ़िया। 3 और 4 7 और 2 10, 3 माइनस का 3 बचेगा, तो 25 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 एंड डिवाइड बाय 6.25, तो इससे भी हटाओ और 2 पावर ऊपर लगा लो, ठीक है, इससे ये 25 बार काट दो, ठीक है, और 25 बार काट दो तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से 1/25, और अगर मैं ऊपर 10 ले लूँ तो 0.04 है ना, 0.04 इंटू 10 का पावर माइनस 5, 0.04 इंटू 10 का पावर माइनस 5। अब हमें सेंटीमीटर में पूछ रहा है, सेंटीमीटर देखो गड़बड़ नहीं की अपन ने, 100 मीटर हो गया लेंथ, तो ये हो गया आपका वाई ए बाई ऑफ एल, एल मल्टीप्लाई हो गया है, वाई डिवाइड में नीचे चला गया है 10 पावर 10 के साथ, एरिया जो है 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर है, और एक्स हमारे पास ये है, ठीक है। तो फाइनली बच्चों जो आंसर आ रहा है वो शायद कोई गड़बड़ नहीं की अपन ने, इधर गया 25 25 यानी 3 पावर हो जाएगी प्लस की, और ये 4 पावर हो जाएगी प्लस की, ठीक है, और ये माइनस की 10 पावर हो जाएगी, तो 4 पावर में 7 पावर 10, 3 पावर बची, 3 पावर यहाँ लिख दी, और 6.25। अच्छा ये गड़बड़ कर गया अपन, 2 जीरो ऊपर प्लस की लगाएंगे है ना, हाँ तो ये होगा आपका केवल माइनस का 1, कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1, 10 पावर माइनस 1, ठीक है, ओके। अब ये हो गया आपका 10 पावर माइनस 1, और अगर मैं देखूं यहां से तो 0.4 सेंटीमीटर का आंसर जाएगा, 0.4 सेंटीमीटर का आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। मैच द कॉलम, फर्स्ट प्लैंक कांस्टेंट। बच्चों यूनिट एंड डायमेंशन क्वेश्चन आना ही है, एक क्वेश्चन तो डालेगा ना भाई यूनिट डायमेंशन। चलो भैया, और मैंने आपको हमेशा बोला है भाई यूनिट डायमेंशन तो हमारे पूरे साल भर का ही टॉपिक है, तो इसका तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। सबसे पहले है प्लैंक्स कांस्टेंट। बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट हम जानते हैं E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, एच ई होता है ml2t माइनस 2, एनर्जी रटाइए ना, ml2t माइनस 2, एच इंटू टी होता है फ्रीक्वेंसी यानी कि इसका पावर माइनस 1 सेकेंड का, तो ये हो गया ml2t माइनस 1, ये प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। देखो ये क्या कोई मिल रहा है क्या, ml2t माइनस 1, बोलो भैया बोलो, ml2t माइनस 1 प्लैंक्स कांस्टेंट, कॉलम 1 PQRST ml2, भाई कहीं नहीं दिख रहा हमें तो ml2t माइनस 1, गड़बड़ तो नहीं की, क्योंकि ये होता है आपका h बाई फ्रीक, ओके ये होता जाएगा तो बच्चों प्लस होगा ना यार। अरे यार ये इधर छोटी छोटी, वही बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हम करते रहते हैं ना, हाँ थोड़ा इस बात का ध्यान रखो। अच्छी बात तो ये ऑप्शन नहीं था वहाँ पर, नहीं तो गड़बड़ हो जाती, ठीक है क्या। चलो तो ये हो जाएगा टी की पावर माइनस 3, टी की पावर माइनस 3, तो ये हो गया बच्चों ml2t की पावर माइनस 3 प्लैंक्स कांस्टेंट फर्स्ट। सेकंड क्या है, मोमेंटम। बच्चों मोमेंटम तो बहुत आसान होता है, किलोग्राम इनटू वेलोसिटी, ये हो गया mlt माइनस 1, ठीक है। और उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल। बच्चों पोटेंशियल 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 मैंने क्या बोला, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क कितना है ml2 जो एनर्जी, वही वर्क बाय चार्ज, चार्ज कितना होता है एम्पियर इनटू टाइम, तो क्या बन गया ये ml2t माइनस 2 इंटू a माइनस 1 है ना, t माइनस 1, ml2t माइनस 1 इंटू a माइनस 1, सॉरी t माइनस 3 है ना, क्योंकि ऊपर जाएगा माइनस का होगा, तो mlt माइनस 3 a माइनस 1, ठीक है।
चलो ये भी हो गया, यानी कि ये कौन हो गया आपके बच्चों, सी। ये कौन है, ml2t-3 प्लैंक्स कांस्टेंट, ये हो गया ए। मोमेंटम कौन है, mlt-1, ये हो गया आपका बी। वर्क फंक्शन तो आपकी एनर्जी होती है बच्चों, वो रही ml2t-2। इसका मतलब ए का हो गया आपके पास, ए का कौन है भाई, बोलो जल्दी, क्यू। ए का क्यू, और यही ऑप्शन है खत्म, क्योंकि और तो कोई सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है। सो भैया ये लो, आगे बढ़ जाओ फटाफट से। आगे चलते हैं। अच्छा ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन vector k and dielectric field E, if omega is the angular frequency then the value of the magnetic field is। बच्चों सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है सर, ये इस तरह से एक सिंबल होती है, हाँ या ना बोलते जाना यार, कोई बढ़िया बात नहीं सर। क्या ये ऐसे, क्या ये ऐसे, ठीक है। यहाँ मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ मानते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड, और ये स्टैंडर्ड होता है बच्चों, है ना, इस तरह से लिखा जाता है, ये स्टैंडर्ड होता है हमारे पास। और अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो इक्वेशन होती है वेव की ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बच्चा लोग अगर अपन यहां से देखें तो यहां से वेलोसिटी ऑफ वेव यानी कि सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बाई ओमेगा, सॉरी ओमेगा बाई के, टाइम का कोफिशिएंट डिवाइड बाई ऑफ एक्स का कोफिशिएंट, ये तो सी हो गया आपका, ठीक है। और सी को ही आप यहां से ई बाई बी भी लिख सकते हो यार, हाँ ना बोलते जाओ यार, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ई बाई बी इज इक्वल टू किसके, सी बाई के, ठीक है, ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के। तो बच्चों यहां से हमने क्या निकाल लेना है, हमें निकाल लेना है बी। तो बी क्या हो गया, 1 बाई ओमेगा इंटू ऑफ ई इंटू के। अब बच्चों ई क्रॉस के लिखूं या के क्रॉस ई लिखूं, के इज द प्रोपोगेशन कांस्टेंट, के क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो ये हो गया आपका के वेक्टर, ये हो गया आपका के वेक्टर। अब अपनी उंगलियां ऐसे घुमाना ताकि ई क्रॉस के बी को दिखाए या के क्रॉस ई बी को दिखाए। तो बच्चों के क्रॉस ई देखना, अगर मैं ई क्रॉस के करता हूं तो अंदर जाएगा, और के क्रॉस ई करता हूं तो बाहर आएगा। तो इसको लिखना पड़ेगा 1 बाई ओमेगा इंटू के क्रॉस ई। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आंसर क्या जाएगा इसका, सेकंड जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। और है बच्चों ये तो सिंपल एक ही लाइन में बोला था, आएगा तो आएगा, मॉड्यूलेटेड वेव पे क्वेश्चन आएगा। तो मॉड्यूलेटेड इंडेक्शन क्या होता है, याद रख लेना। मॉड्यूलेटेड इंडेक्स क्या होगा बच्चों, मॉड्यूलेटेड इंडेक्स जो होगा वो होगा आपके पास, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड डिवाइड बाई ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर। एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड कितना दिया, 1, और कैरियर कितना देखो 2 एम्पलीट्यूड। सो इसका आंसर हो जाएगा 1/2, यानी कि फर्स्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। स्टेटमेंट, इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज बाय द -73 डिग्री सेल्सियस टू 5 to 7 डिग्री सेल्सियस, देन इट्स आरएमएस वैल्यू। बच्चों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, वी आरएमएस इज इक्वल टू रूट ऑफ 3RT बाई ऑफ एमडब्ल्यू, ठीक है क्या, आरएमएस, या इसको गामा RT बाई एमडब्ल्यू भी लिख सकते हो, है ना। चलो यहां से देखें तो अपन का वी आरएमएस जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके बच्चों, दैट इज इक्वल टू व्हाट, टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर वी आरएमएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है तो हम क्या लिखेंगे, ये किसकी वेलोसिटी, ये भी देख ले, टेम्परेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस है बच्चों ना। तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। अब टी देखो कहां से कहां जा रहा है, तो वी आरएमएस 2 टू द वी आरएमएस 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ T2 बाई T1। बस तुमको यूनिट का ध्यान रखना था कि जब भी हम पुट करेंगे किसमें पुट करेंगे, दैट वुड बी इन व्हाट, केल्विन। तो इसको +273 कर दो, 200 बन जाएगा, और इसको +273 कर दो, +273 कितना बन जाएगा, 800 बन जाएगा बच्चों। अब 800 बाय 200 कर लो, 4 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा बच्चों, 2। तो ये हो गया रेशियो इज 2, डबल, बिल्कुल सही बात, सही हो गया। और रीजन देखो, प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम इज इक्वल टू द ट्रांसलेटिव काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेटिव काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बच्चों, 3/2 ऑफ पीवी फॉर मोनोडेमिक गैस, 3/2 ऑफ पीवी, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसकी किसकी हो, 3 हो जाए, 3/2 पीवी। लेकिन यहां क्या दे रखा उसने, दैट इक्वल टू ओनली पीवी, गलत है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है और सेकंड फॉल्स है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। क्वालिटी फैक्टर, फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, क्वालिटी फैक्टर। क्या बच्चों मैंने बताया था क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ द शार्पनेस, मेजरमेंट ऑफ शार्पनेस ऑफ व्हाट, आई जेड कर्व या आई फ्रीक्वेंसी कर्व, कुछ भी ले लो, या
इट इज द मेजरमेंट ऑफ द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस सर्किट। कितना अच्छा रेजोनेंस सर्किट है हमारा, मोर द रेजोनेंस गुड द रेजोनेंस सर्किट, मोर द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू, सीधा सीधा फॉर्मूला याद है क्या, 1/√L/C। मैंने डिराइव भी कराया था फॉर्मूला, बट बोला था याद करके रखना, क्वालिटी फैक्टर 1/√L/C। सीधा सीधा आंसर निकाल लेते हैं, 1/R, और R कितना है यहां पर 5, तो इसको मैं सीधा लिखता हूं 1/5 रूट ऑफ L कितना है यहां पे 0.2 और C कितना है 0.2। ये हेनरी है, ये माइक्रो है, 10⁻6 माइनस में, तो ये हो गया 1/5 इंटू ऑफ 2 से 2 गया 10⁻3 6, तो 10⁻3, तो 1000 डिवाइड बाई योर 5 दैट इज इक्वल टू व्हाट 200। सो 200 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ऑफ 21884 अंडरगोज फॉलोइंग डीके, अल्फा डीके, बीटा डीके, बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस डीके, बीटा डीके, गामा डीके। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों कि फाइनल वाई क्या बनेगा, क्या ऐसे सिंपल, देखो सब नहीं कर रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन अब करने का तरीका क्या है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, करने का तरीका, जहां ज्यादा हमारी स्पीड एनहेंस हो। पहली बात, बीटा से बीटा गया, करने की जरूरत नहीं, क्लास के अंदर मैंने पहले ही बोला था, अगर बीटा माइनस बीटा डी के आता तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये माइनस बीटा, ये प्लस बीटा, गामा तो कुछ करेगा ही नहीं, एनर्जी निकालेगा, बचा कौन, अल्फा। अच्छा बच्चों, इसके अंदर 2 अल्फा है, एक्चुअली मिसप्रिंट हुआ है, एक अल्फा और इसके अंदर है ना, एक इस सीरीज के अंदर एक अल्फा और है। आप चाहें तो यहां से ए से बी है, बी से सी मान लें, क्योंकि एक डी आ रहा है, बी से सी आ रहा है, तो ये बी से सी, आई मीन से सी से डी, है ना, ये ऐसे मान लें, इसको बीच में गायब हो गया हमारा सीरीज, मिसप्रिंट हुआ है, ये सी से डी अल्फा है। बच्चों तरीका इंपॉर्टेंट होता है, क्या इंपॉर्टेंट होता है, तरीका। आप कैसे, देखो सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, बट आप अलग कैसे हो औरों से, तो मैंने क्या क्लासरूम में क्या समझाया था, ये देखो माइनस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल आउट करो, गामा कुछ करता है नहीं, ठीक है, क्या बचा कौन, अल्फा। 2 अल्फा और एक अल्फा कितना होता है, अब लगा दो मास कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन नंबर, तो 4 तो कम करने हैं मुझे चार्ज को, और 8 कम करना है मास को, ठीक है, तो 4 कम कर दो तो बचेगा कितना 80, 8 कम कर दो 80 और 210, खत्म आंसर। आगे बढ़ो, 1 ग्राम इज लिक्विड इन कन्वर्टेड इन द वेपर, 3 × 10⁵ Pascal, 10% of the heat is used to expand the volume 1600 centimeter cube. What is the increase in internal energy? 10%। जो मैं हीट दे रहा हूं बच्चों, मान लो ये मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है क्या, इसको मैं हीट दे रहा हूं Q, और ये सिस्टम एक्सपांड कर रहा है, ठीक है, और एक्सपांड में जो एनर्जी यूज हो रही है वो कितनी हो रही है 10% फॉर एक्सपांडेशन, बाकी 90% क्या होगी, इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी। क्लियर है, तो अब ये मान लो Q हीट दी, तो Q का 10%, क्या कितना परसेंट बच्चों, 10% इज इक्वल टू किसके, एक्सपांशन, P del V, P del V। क्लियर है, तो P del V कितना है, P कितना है 3 × 10⁵, del V कितना है, del V 1600 सेंटीमीटर क्यूब, 1600 सेंटीमीटर क्यूब 10⁻⁻⁶। सॉल्व करते हैं इसको, 1 2 और 1 खत्म, 48 480, ये 0.1, तो ये Q इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 4800 जूल। 4800 जूल जो है हमने दी है, और इसका 90% जो है हमने किस में दिया है, इंटरनल एनर्जी, तो इसका 90% निकाल लो, तो 90% ऑफ 4800 बाय 100, 0 0 0 0, तो कितना हो गया ये 0 2 74320। ये आंसर कहां मैच कर रहा है, सेकंड, खत्म। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैंने बताया था जब फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ाया था बच्चों कि भाई इस चैप्टर के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है कि बहुत सारी एम्बिग्यूइटीज है, यानी कि अभी भी विरोधाभास है वहां पे, लेकिन हम उन विरोधाभास पे ना जाते हुए केवल और केवल ये अज्यूम करेंगे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। और क्या बात करनी, सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमें बताना कि व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी, बिल्कुल नहीं। टाइम लैग कॉन्सेप्ट याद है क्या, टाइम लैग कॉन्सेप्ट बिल्कुल सर याद है कि अगर इलेक्ट्रॉन को आना ना भैया तो इमीडिएटली आएगा, उसको कोई टाइम लैग नहीं लगेगा। क्लियर, यस, तो वेव थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्टॉपिंग पोटेंशियल में डिपेंड ऑन वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल में डिपेंड ऑन वर्क फंक्शन, बिल्कुल डिपेंड कर सकता है, इसमें कोई शक वाली बात, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल में डिपेंड ऑन वर्क फंक्शन। अगर मैं वर्क फंक्शन ले रहा हूं यहां पर, जैसे हम लिख रहे हैं एनर्जी, तो एनर्जी क्या होगी बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट,
जो एनर्जी काम आएगी वर्क फंक्शन प्लस ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब अगर हम देखें यहां पर वर्क फंक्शन अगर बड़ा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में डिपेंड ऑन द वर्क फंक्शन, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें ये में डिपेंड कर दिया, में डिपेंड कर दिया, इसलिए गड़बड़ होगी बच्चों। में डिपेंड, नो, इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स, यस, सो इट इज रॉन्ग। इफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंक्रीजेस देन फोटोइलेक्ट्रिक करंट आल्सो इंक्रीजेस। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करेंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज नहीं होगी। अब ये कौन सी करंट की बात कर रहा है यहां पर? अब हाँ, ये मैं देखो आ गया। अब क्या आंसर जाएगा यहां पर, क्योंकि इंटेंसिटी करती है भैया, क्योंकि इंटेंसिटी तो एनर्जी बढ़ा देती है, एनर्जी बढ़ेगी तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन हमने लिखा था इंटेंसिटी, और जब भी करंट की बात करें हम करंट क्या मानेंगे, सैचुरेशन करंट मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों? सैचुरेशन करंट। अब अगर सैचुरेशन करंट पर इंटेंसिटी बढ़ाते हो, क्या बढ़ाते हो? इंटेंसिटी, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम भी बढ़ जाएगा, तो क्या सैचुरेशन करंट भी बढ़ जाएगी? हाँ, तो ये सही है। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट increase then photoelectric current also increase, सी ऑप्शन करेक्ट है। डी, इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, नहीं नहीं नहीं। आप देखो यहां पर है ना, एम्बिग्यूटी है नहीं बच्चों, इस वाले के अंदर एम्बिग्यूटी है ही नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी इज आल्सो सब्जेक्टेड टू द एनर्जी, एंड वी नो इफ वी आर इंक्रीजिंग द एनर्जी then that stopping potential must increase, and if the potential of stopping potential increases, यानी ये KVS है, क्या है बच्चों? एनर्जी, EVS। तो EVS is the measurement of the maximum kinetic energy। अगर ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट है तो वो भी बढ़ना चाहिए, लेकिन एम्बिग्यूटी है। हम ये मानते हैं कि अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है तो इंटेंसिटी नेवर एसोसिएटेड विद द एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, इट इज एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट, यानी कि फोटोन योर फ्रीक्वेंसी, फोटोन फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो यहां पर केवल सी ऑप्शन जा रहा है। ठीक, दैट्स व्हाई दैट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, और जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन को समझ लिया है उसी का अच्छा रैंक बनेगा, कोई शक वाली बात इसमें नहीं है। If A dash is equal to 3i cap minus 2j cap plus b k cap and b is equal to a cap 7 by 2j cap plus 2k cap, a dash b dash are perpendicular to each other, also 2a minus 3b is minus 4, a by b is x by 2, then what is the value of x? It's simple problem कि अगर हम देखें तो a और b परपेंडिकुलर है बच्चा लोग, तो a अगर b परपेंडिकुलर है तो a डॉट b कितना हो जाना चाहिए? 0। अगर a डॉट b 0 तो भैया डॉट प्रोडक्ट ले लो, i का कॉफिशिएंट 3a, जे का कॉफिशिएंट -7, के का कॉफिशिएंट 2b, and that should be equal to 0. 3a is plus 2b is equal to 7. Let's say that question number 1. The second equation is given as a 2a minus 3b is equal to what? Minus of 4. If you find that, if you solve this situation, then the value of a will be what? अगर हम इसको कट करें बच्चों तो a का वैल्यू 1 आएगा और b का वैल्यू 2 आएगा। सो यहां से x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो बच्चों ये था हमारा सेशन फर्स्ट, शिफ्ट फर्स्ट। फिर आएंगे हम शिफ्ट 2 पे। थैंक यू, बाय बाय।